क्वेश्चन को पढ़ लो और समझने का ट्राई करो में और ग्रुप में। डाउन द ग्रुप क्या होता है? देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का बाद में करेंगे जब चैप्टर हो जाएगा पूरा, अभी फिलहाल पीरियोडिक टेबल का करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल नंबर पहला क्या आपका, डिफाइन पीरियोडिक लॉ, मतलब पीरियोडिक लॉ का डेफिनेशन क्या होती है, पता ही होगा क्या होती है। एक बार इसको देख लो 30 सेकंड में, आप एक बार इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ने जल्दी जल्दी 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ लो और समझने का ट्राई करो। Define periodic law and how is the modern periodic table different from Mendeleev's periodic table? पढ़ लिया? देना क्या है, पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या था, पीरियोडिक लॉ का क्या मतलब था, ये जो प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी एक रेगुलर इंटरवल में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, पीरियोडिक लॉ बोल रहे थे। और क्या पूछा आपका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या अंतर है। तो मेंडलीव का क्या था आपका, एटॉमिक मास पे बेसिस था, वहां पे क्या था, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, और यहाँ पर कैसे था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब एटॉमिक मास में ये क्या था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और ये क्या था, एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब एटॉमिक नंबर से क्या फायदा हुआ देखना, हम लोग पढ़ते हैं आइसोमर्स के बारे में, किसके बारे में, आइसोमर्स के बारे में। कौन होते हैं आइसोमर, क्या होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। तो क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर यानी कि Z सेम रहता है और मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। अब इनका Z सेम है और मास डिफरेंट है। मान लो पीरियोडिक टेबल ये वाला अभी चल रहा होता मेंडलीव का, तो क्या था, यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, उसी के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया। मतलब जिसका एटॉमिक मास 1 होगा उसको यहाँ रखा, 2 को यहाँ रखा, 3 को यहाँ रखा, 4 को यहाँ रखा, 5 को यहाँ पर रखा। अब जो आइसोमर्स होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन के 3 आइसोमर हैं, 1, 2 और 3 है ना, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, इनको भी हमको पीरियोडिक टेबल में तीनों को सेपरेटली रखना पड़ता है। तो वहां पे 118 से बहुत ज्यादा एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। तो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, यहाँ से वहां हो जाता है। इसीलिए क्या था, इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखना ज्यादा सही है। मेंडलीव वाला क्या था, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था। हालांकि सवाल में क्या पूछा तुमसे, बस खाली इतना पूछा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या है डिफरेंस, ये वाला कैसा था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और ये वाला कैसा था, एटॉमिक मास। सिर्फ इतना पूछा, कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है ऐसा नहीं पूछा है। ये क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। अब इसके लिए आप 30 सेकंड का समय लें और इसको समझने का ट्राई करें। एटॉमिक नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल में, सवाल ये है। सोच समझ लो 30 सेकंड में, न 30 सेकंड से कम न 30 सेकंड से ज्यादा। कुछ मिला आंसर, एटॉमिक नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल में है, एटॉमिक नंबर क्या इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल में, क्या आपको कुछ आंसर मिला, मिला? अरे एटॉमिक नंबर अगर नहीं होता तो पीरियोडिक टेबल ये जो आपका नया वाला है वो बनता, पीरियोडिक टेबल ही नहीं होता भाई। एग्जिस्टेंस हम लोग कौन सा वाला फॉलो करते हैं अब तक, मेंडलीव भाई का जो आया था उसी को हम लोग फॉलो करते रहते हैं, अगर ये नहीं होता तो। ठीक है, एटॉमिक नंबर से तो हम लोग जान पाए कि कैसे कैसे आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, कैसे कैसे, और किनकी सेम होती है किनकी सेम नहीं होती है। अगर ये एटॉमिक नंबर होता ही नहीं तो सेम प्रॉपर्टीज वालों को हम लोग साथ में रख पाते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, वहां पे कौन आते हैं, सारे के सारे एल्कली मेटल्स आते हैं, सारे के सारे मेटल्स कहां पर है, फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। अब सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। इन सबका ही काम क्या था, डोनेट करना इलेक्ट्रॉन को, क्या करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो अगर ये एटॉमिक नंबर नहीं होता, एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पर रखे होते, इनका वाला अगर फॉलो करते, तो ये प्रॉपर्टी सेम आपको नहीं मिल पाती। यानी कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को आप सेम एक जगह पर नहीं रख पाते, तो वहां से ये प्रॉब्लम आती। तो इसका इंपॉर्टेंस तुम क्या लिखोगे,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग नहीं अरेंज करते तो। अगला अगर सवाल यहां है तो क्या है वो, ये तो आसान सवाल है, एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है पीरियड में और ग्रुप में। डाउन द ग्रुप क्या होता है और अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, कम होता है, जाहिर सी बात है। अब आपका रीजन, अब आपसे पूछा इसका रीजन क्या है कम होने का और बढ़ने का, क्योंकि हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो नए नए शेल और ऐड होते रहेंगे, पहले एक शेल रहेगा, फिर 2 शेल, फिर 3 शेल, फिर 4 शेल, और अगर पीरियड में जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं लेकिन सेम शेल में बढ़ते हैं, नया शेल ऐड नहीं होता है। तो क्या रहेगा रीजन अगर हम लोग डाउन द ग्रुप देखें तो, क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज होता है। यहां पे क्या आ जाएगा रीजन आपका, न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, और यहां पे क्या आपका, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल। क्या नाम है, कौन है, शहद, शाहिद नाम का तो कोई इंसान, शाहीन मॉम, ठीक है, तो इसमें क्या ही किया जाए। ठीक है, देखेंगे अगला सवाल। अब क्या आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन पूछा है तो बता ही दो, जाए बताइए सबको क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब क्या पूछा है, हाउ डज इट वेरी, वेरी का मतलब, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज, कैसे चेंज होती है अलोंग द पीरियड और डाउन द, मतलब ग्रुप में जाने में कैसे चेंज होती है और अलोंग द पीरियड कैसे होती है, रीजन भी नहीं पूछा है, ठीक है, बस खाली कैसे चेंज होती है। तो अगर हम लोग अलोंग पीरियड जाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप वो कम होता है, जाहिर सी बात है ये सब तो। अगला सवाल पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, इसको मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी एलिमेंट की ताकत है। कैसी ताकत, जब उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, जब वो बॉन्डेड फॉर्म में है, तो जो इस एलिमेंट की ताकत है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसी ताकत, ये बॉन्ड बनाई, मान लो ये क्या आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयर हो चुका है ना, अगर यही इलेक्ट्रॉन बस इसके पास है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या हो चुका है, शेयर हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, इसकी कुछ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी क्या होगी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या है, जिस ताकत से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो। जिस ताकत से कोई भी एक एटम जो क्या है बॉन्डेड फॉर्म में है, वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है किससे, बी से, तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ए के साइड, ये बॉन्ड को तोड़ करके नहीं जाएंगे, बस खाली ए के साइड ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ए के अंदर टेंडेंसी है इनको खींचने की, इनको खींच नहीं रहा है, इनको खींचने की क्या है इसके अंदर, टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या है, मतलब क्या उसके क्षमता है, वो चाह रहा है खींचना लेकिन वो बॉन्ड को तोड़ नहीं रहा है, सिंपल बात है। अब क्या बोला इसको, पीरियड में क्या होता है इसमें और ग्रुप में क्या होता है, बताओ। अलोंग द पीरियड ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप ये भी क्या होता है, डिक्रीज। ठीक, अगला देखना क्या लिखा है। अब पूछा है तुमसे डिफरेंस बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये तो हम लोग अभी तुरंत जान गए। अब बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मतलब क्या है, कितना किसी भी एक एटम के अंदर चाहत है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, सबसे ज्यादा होगी किसके पास, इन्हीं के पास होगी, ठीक है, मतलब इन्हीं के पास, पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन की तो हाईएस्ट होती है, तो क्या है आपका हेलोजन के पास होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका क्या होता है, इनको आखिरी शेल में बस खाली एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा इनका, ये क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा मतलब स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या है, सबसे ज्यादा हेलोजन की होती है, इसका मतलब क्या है,
टेंडेंसी क्या, एनर्जी रिलीज्ड। अब इसी को हम लोग और क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल रहे थे, बस दोनों का क्या हो जाता है, साइन ऑपोजिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एनर्जी कंटेंट इन एन सिस्टम। अगला क्या है तुम्हारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है। अब बताओ, इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस कितनी ताकत से सबसे आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कितनी ताकत से वो खींच पा रहा है। ये कैसे चेंज होता है पीरियड में, बताओ। पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे चेंज होता है। हाँ, जाहिर सी बात है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड इट्स ट्रेंड अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप्स। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या था, शील्ड करना। हाँ, वो बाहर वाले को, कि उसके ऊपर न्यूक्लियर का चार्ज पूरी तरीके से ना लग पाए, उसको शील्ड कर, उसको रिपेल करते हैं कि भाई तुम दूर जाओ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या है, जिस इफेक्ट की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस का पूरा चार्ज इसके ऊपर लगने नहीं देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब क्या पूछा है कि इसके साथ पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। कैसे, एक बार सोचो, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पीरियड में कम कैसे होगा, अच्छा पीरियड में क्या होता है, अगर हम लोग पीरियड में बढ़ते जाएंगे आगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, शेल बढ़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। जब नए नए आएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो नई नई शील्डिंग इफेक्ट लगता जाएगा। लेकिन पीरियड में क्या होता है आपका, सॉरी ग्रुप में क्या होता है, नए शेल ऐड होते हैं। क्या होते हैं, नए नए शेल ऐड होते हैं। तो क्या है, जो आपका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो वैसे ही न्यूक्लियस के दूर जा रहा है, वो आपका वैसे ही न्यूक्लियस के दूर जा रहा है, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनसे भी वो दूर जा रहा है, तो उनके ऊपर उतना उसका शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन पीरियड में क्या होता है, नए नए जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट का उतना ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं होता है। मेन कहां पे होता है, पीरियड में होता है, क्योंकि पीरियड में क्या होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बहुत बेहतरीन लेवल पे बढ़ता जाएगा। पीरियोडिसिटी वही सेम चीज आ गई। अब क्या, लिस्ट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दैट शो पीरियोडिसिटी। मतलब क्या है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आप बताएं जिसमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। बहुत सारी जो हमने पढ़ी है पूरी पूरी इस चैप्टर में, कौन कौन सी पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस, तमाम पढ़ लिया। डेल्टा एच इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या पढ़ा है हमने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। और क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या, मेटेलिक रेडियस। और क्या है, नॉन मेटेलिक रेडियस। तमाम चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। ये सब की सब क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। इनको हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या होती है, रिपीट होती रहती हैं। क्या होती है, ये लोग लगातार रिपीट होती रहती हैं। अब क्या लिखा है, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये आप बताइए, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों रहती हैं। सेम ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, क्या नाम है, थोड़ा कॉल कर लो। बताओ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, मतलब कोई केमिकली कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब कि ये कैसे बॉन्ड बना रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब कि केमिस्ट्री में कोई कैसे बिहेव कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर मान लो कोई एलिमेंट, कोई एटम बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बस खाली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आपको ये पता है, बस खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
और जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है उनका, सेम ही होता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है कि मतलब कितना चार्ज कैरी कर रहा है कोई एटम कितना चार्ज कैरी कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो सब चीजें क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, इसीलिए क्या केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है। ठीक है, तो इसको लिख लेना बाद में कभी टाइम। अब क्या है आपका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है आपका पीरियोडिक टेबल में, तो आप बता दो इसको भी। अच्छा, हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमको कौन मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं या फिर नॉन मेटल्स। मतलब क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर आपका कम हो रहा है और ये क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, उल्टा हो जाएगा। और जब नीचे जाएंगे तब क्या होगा, बढ़ेगा और वो कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये सब चीजें तो, डिवीजन। अब क्या लिखा है, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या थी आपकी डायगोनल रिलेशनशिप, ये क्यों होती है, ये क्यों आती है, क्योंकि चार्ज अपॉन साइज का रेशियो क्या होता है इनमें, सेम हो जाता है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है तो क्या लिखोगे, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। क्या है, लिथियम का और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन साइज का क्या होता है, रेशियो सेम रहता है। चार्ज मतलब कितना चार्ज उसके ऊपर है, और साइज मतलब तो पता ही है, साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख लेंगे। और यहाँ क्या पूछा था अभी लास्ट में, एग्जाम्पल तो वही है, लिथियम और मैग्नीशियम। अगला क्या पूछा है, अब देखो एक आगे अच्छा सवाल, वाई इज फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन इवन दो बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है क्लोरीन से, फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, कैसे। कोई आया कि नहीं बच्चा अभी, क्या भाई बताओ इसका, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन क्यों होता है ज्यादा रिएक्टिव और क्लोरीन क्यों होता है, मतलब होता है रिएक्टिव वो भी लेकिन कम क्यों होता है, सोचना पड़ेगा भाई ये सब चीजें, आप सोचे, थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करें इस चीज में, थोड़ा लगाओ, क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया ना, अब चैप्टर पूरा हो गया तो दिमाग में लगाओगा। अभी देखो कितने, अभी 1,44,000 में है। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, अच्छा क्लोरीन का साइज होता है बड़ा या फिर फ्लोरीन का साइज होता है बड़ा, इवन दो बोथ बिलोंग टू फ्लोरीन, व्हाई इज फ्लोरीन मोर रिएक्टिव, हाँ बताओ। और एक बार बताओ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका बड़ा होता है, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा होता है या फिर फ्लोरीन का ज्यादा होता है। डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो कौन बढ़ता है कौन कम होता है, क्या डाउन द ग्रुप जाने में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है या फिर कम होता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखेंगे फ्लोरीन का तो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे जबरदस्ती तो ज्यादा ताकत बाहर आएगी, और इससे अगर निकालोगे तो कम ताकत बाहर आएगी, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जाहिर सी बात है ये सब चीजें। थोड़ा सा दिमाग को अपने यूज करो, दिमाग में खोलो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, कौन सा हमारा डी ब्लॉक वाले सारे सारे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और क्या लिखा है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से डिफरेंट कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन, ये लो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब। तुम्हारे भाई लोग कहाँ है सारे, बना रहा है कौन, दशहरा, दशहरा तो कल था ना, आज भी होता है क्या, एक दिन में बोले हैं क्या सब कॉल पे, तो कैसे तुम जान पाए, गैस किए, करके लेके आना भाई इसको, ठीक है। कितना समय हो रहा है थोड़ा बताओ तो,
टाइम अभी नहीं बचा। व्हाट इज लेंथ, अब ये वाला बताओ, बड़ा आसान। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है? डी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा ये बताओ, शील्डिंग इफेक्ट इन सब में से किसका सबसे अच्छा होता है? एस का, पी का, डी का, एफ का? एस का सबसे अच्छा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। मतलब क्या है, जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोग ज्यादा बढ़िया शील्डिंग नहीं कर पाते हैं। जब शील्डिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है, उससे क्या होता है, आपका साइज जो है वो कम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, साइज कम हो जाना। क्यों हो जाना? लेंथेनॉइड की वजह से। लेंथेनॉइड मतलब 3D या फिर 4D या 5D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। इसी हिसाब से अपना देखते रहना। अब क्या आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है पीरियड में? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखते रहें। आसान आसान सवाल। व्हाई नोबल गैस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्योंकि उनका क्या होता है, आखिरी शेल भरा हुआ रहता है, उसका ऑक्टेट पूरा रहता है, तो उससे कुछ दिक्कत ही नहीं होती। वो लोग चाहते ही नहीं अपने इलेक्ट्रॉन को देना। अगर जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा? हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप? हो जाएगा यार, इसको झंझट वाला सवाल। अब क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विद एग्जांपल्स। नहीं हो जाएगा? पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे क्या है तुम्हारा Na प्लस Mg2+, ये सब, ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि नहीं? ये दोनों, यहां भी 10 और यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जांपल आप इसको लिख लेंगे। Why is the second ionization energy always higher than the first? अब बताओ, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट वाले से ज्यादा क्यों होती है? सोचना भाई इसको, ठीक है, घर पे जाके सब लोग सोचना। ये भी हो जाएगा ना शील्डिंग इफेक्ट, इसको भी होमवर्क। अगला क्या है, हाउ डू एल्कली मेटल्स डिफर फ्रॉम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी? ज्यादा कौन होगा रिएक्टिव, ये होंगे या फिर ये होंगे? रिएक्टिव का मतलब क्या है, दोनों मेटल्स है, मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यादा रिएक्टिव। जल्दी कौन दे देगा, क्योंकि ये तो क्या रहते हैं, इसमें रहता है S1, इसमें क्या होता है S2, S पूरा का पूरा भरा हुआ, ये क्यों चाहेंगे देना, इसके पास बस एक ही है, ये दे करके तुरंत क्या हो जाएगा, स्टेबल होने का ट्राई करेगा। इसलिए क्या है, ये लोग ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये लोग क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड s ऑर्बिटल इनमें होता है, हाफ फील्ड होता है इसके अंदर s, और इनका क्या होता है s फुली फील्ड रहता है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, यही से सवाल है टेस्ट में। अगला क्या है तुम्हारा, कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन एंड नोबल गैस। हो नहीं जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा है, मतलब कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, कौन बॉन्ड बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। अब क्या लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता। अब इसमें हमको पहले जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है। क्या है, जो भी चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, इधर इन एटॉमिक स्टेट, या तो अकेला एटम है उसके ऊपर चार्ज, या फिर वो मॉलिक्यूल के स्टेट में भी हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल के स्टेट में भी हो सकता है। मतलब किसी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जहां हम लोग डी ब्लॉक की अगर बात करें तो इसके अंदर लास्ट में क्या था आपका, मान लो हम लोग 3D सीरीज की बात करें, किसकी बात करें, 3D सीरीज की, तो कौन कौन इसमें लास्ट में आएगा, एक आपका आता है इसमें सबसे आखिरी में 4s आता है, कौन आता है 4s, ठीक है। और कौन सा आपका आता है यहाँ पर 3D आता है, 4s और कौन है यहाँ पे 3D। वैसे अगर हम लोग 4D पे जाएंगे तो कौन आ जाएगा, 5s और 4D, 5D पे जाएंगे तो कौन आ जाएगा 3, 6, 7, 5, ठीक है। इस तरीके से हमको देखना है, तो यहाँ पे कौन आ गया 4s और 3D। अब क्या होता है, ये जो 4s है और ये जो 3D है, इन दोनों का क्या रहती है, एनर्जी लगभग सेम रहती है। क्या रहती है, इनकी एनर्जी लगभग सेम रहती है। तो क्या है, वैसे तो क्या होता है, जनरली आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्ड बनाने में, या फिर किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में, चार्ज लेने में।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों का एनर्जी सेम हो जाता है, इसलिए यहाँ वाले भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ठीक है, ये बस खाली कहाँ हो रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, आपका 4s और 3d का क्या हो जाती है, एनर्जी सेम हो जाती है, इसीलिए क्या है, ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करने लगते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट हो सकते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट हो सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मान के चलो हम लोग मैग्नीज का एग्जांपल लें, किसका, मैग्नीज का। अब मैग्नीज में क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके कहां तक जाता है, +7 तक जाता है। मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी करेगा डोनेट, 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को भी, 6 को भी और 7 को भी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास 4s में भी इलेक्ट्रॉन है और 3d में भी है, दोनों का क्या हो जाता है, एनर्जी दोनों की सेम है। तो ये आप रीजन वहां पर देंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये जो आपका मैग्नीज है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब वो कहीं पर तुमको +2 के फॉर्म में मिल जाएगा, कहीं पे +3 के, कहीं पे +4 के, कहीं पे +5 के, कहीं पे +6 के, कहीं पर +7। तो अगर कोई तुमसे रीजन पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो तुम क्या लिखोगे, क्योंकि उसके पास 3d भी होता है और 4s भी होता है, और 3d और 4s क्या हो जाती है, एनर्जी बराबर हो जाती है। अभी अगला क्या है इसमें, ये तो हो ही जाएगा। पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या था, अगर आपको पता है तो क्या था, कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब पूछा है इसका ऑर्डर बताओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, हाँ एक तो बता दो ग्रुप में, डाउन द ग्रुप, एक बता दो आप अक्रॉस अ पीरियड। ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है ना ग्रुप में, और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंपल बात है, कठिन नहीं है इसमें कुछ भी। अब पूछा है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, चार्ज। अब क्या है, कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलता है कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे के पूरे एलिमेंट शो करते रहते हैं, पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स। जैसे मान के चलो हमने ले लिया एल्कली मेटल्स का एग्जांपल, सारे के सारे +1 में रहेंगे। हमने ले लिया सेकंड ग्रुप वाले, सारे सारे +2 में रहेंगे। हमने ले लिया ऑक्सीजन का एग्जांपल, सारे के सारे -2 में रहेंगे। तो क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एग्जांपल में आपके सारे सारे ग्रुप आ गए, एस ब्लॉक पी ब्लॉक दोनों। अब क्या पूछा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में जिगजैग पैटर्न देखने को क्यों मिलता। जिगजैग का मतलब क्या है, मतलब क्या है, डिफरेंट पैटर्न के आपने देखने को मिलता है। मतलब ऐसे एक बहुत क्लियर लाइन नहीं होती है कि बढ़ेगा ही कम होगा ही। ठीक है, इसको आप घर पे जाकर थोड़ा सोचेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बता दूं अगले क्लास में। टाइम कितना हुआ, 4 बज गया, तो टाइम बताओ, टाइम बताओ। 3:34 अभी हो रहा है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। हाँ, एटॉमिक साइज शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर, ये सब के सब क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं पता है ना, बढ़ा रहा हूं भाई मैं आगे, अगर पता है तो। ये सब होमवर्क में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये सब होमवर्क आपके कल चेक होंगे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लिखा सब लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में, जो नहीं आएगा देख लेना। अब क्या पूछा है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन केमिकल रिएक्टिविटी। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हाँ यूज होता है। अब पूछा है क्या यूज है, मतलब पीरियोडिक टेबल किस तरीके से हेल्प कर रहा है हमको एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी को समझने में। लगाओ दिमाग, किस तरीके से हेल्प कर रहा है। अरे ये अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, तो तुम सेम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में नहीं रख पाते। अब ये होने से तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, तुम जान जा रहे हो कि मेटल कहां पर है, नॉन मेटल कहां पर है। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो कहां पे जाओगे, मेटल के पास जाओगे। मतलब ऐसे नहीं कि रियल में जाओगे, लेकिन एग्जांपल है। तो क्या अगर तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुम कहां पे जाओगे, मेटल में। अब तुम जान गए हो कि मेटल क्या होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के टर्म्स में। अब तुम जान गए हो कि नॉन मेटल में क्या है, हेलोजन का पूरा ग्रुप क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव है। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में। तो क्या है, आपको केमिकल रिएक्टिविटी का आइडिया पूरा का पूरा मिल गया, किसकी वजह से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वजह से। अब ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव, ठीक है, तो ये तो यार लो मेल्टिंग पॉइंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का।
अच्छा हाँ ठीक है, इसको बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, इसको आपको समझाना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई क्यों हो जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब, ट्राई करो यहाँ इस पे कंसंट्रेट करने का। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब कौन होते हैं? कौन क्या कह रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो तो ठीक है। अब इसने पूछा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का मतलब? अरे मेल्टिंग पॉइंट क्लास 7th 8th से पढ़ते हैं, कितने टेम्परेचर पे कोई भी चीज मेल्ट हो जाएगी। अब कोई भी चीज मेल्ट कब होगी, मान लो यहाँ पे क्या तुम्हारे पास NaCl है, NaCl को मेल्ट करने का मतलब क्या है, ये जो Na और Cl के बीच में बॉन्ड है उसको तोड़ना। जाहिर सी बात है जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये दूर दूर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इस चीज को मेल्ट करने का मतलब क्या है कि उसके बीच में जो भी बॉन्ड बना है उसको आपको तोड़ना है। अब क्या है डी ब्लॉक में क्या होता है, तो ऐसा मतलब क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें क्या आती है दिक्कत, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें क्या आती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इनके पास बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इनके 3D वाले भी वैलेंस बॉन्डिंग में काम करते हैं और 4s वाले भी क्या करते हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, यानी कि इनका बॉन्ड भी क्या बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। सिंपल बात ये है। मतलब क्या था, अभी हमने बात किया था कि डी ब्लॉक में क्या होता है 3D और 4s की क्या हो जाती है, एनर्जी सेम हो जाती है। ये भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं और ये भी क्या करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि इनके पास बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हैं, 10 इसके और 2 इसके, कितने हैं 12 हैं, मतलब बहुत सारे हैं इनके पास। यानी क्या होगा, इनका जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इनका बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ये सब रीजन है भाई, देख लेना। हालांकि ये सवाल जो है ये आपका चैप्टर का नहीं है, ये 12th क्लास का सवाल है। ये क्या हुआ यार, सबका टूट गया पता नहीं कैसे। डी ब्लॉक अभी 150 सवाल और हैं। टाइम कितना हो रहा है भाई, अब कितना हुआ, 4 बज गया। 150 सवाल हमको करने हैं। 38 है तो बहुत टाइम है। जिस स्पीड से मैं मार रहा हूँ उस स्पीड से तो हो ही जाएगा। पढ़ना है आंसर, किसी से पूछना अच्छा थोड़ी है, जो मुझे पता है बता दे रहा हूँ बस। क्वेश्चंस ऑन पीरियोडिक टेबल, क्या बोला था, किससे, सादाब जाओ, कहीं भैया मत बोल देना गलती से, उठा के फेंक दूंगा बाहर। अब देखो क्या है यहाँ पर, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन डिटरमाइनिंग एलिमेंट रिएक्टिविटी, हो जाएगा। नहीं भी हो पाएगा तो भी ये होमवर्क ही है। अगला क्या है आपका, वाई डू नोबल गैसेस, बड़ा आसान सवाल है ये सब, देख लेना। नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी बहुत कम क्यों होती है हैलोजन के मुकाबले, हो जाएगा ना। अब क्या लिखा है, अगर यहां पर मेटल लिखा है और यहां लिखा है रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी का मतलब क्या होगा मेटल के केस में, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्षमता, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कौन देर में कर रहा है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है, जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस से धीरे धीरे कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। तो क्या होगा, जितना तुम ग्रुप में जाओगे नीचे साइज बढ़ेगा। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो चुका, मतलब ये इसको उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब बाहर से कोई आके इसको जल्दी से खींच लेगा। मतलब क्या है, जितना आप नीचे जाएंगे ग्रुप में उतना क्या होगा, रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अब जल्दी खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सब चीजें। अब ये सब क्या है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इसका आपको आ रहा होगा ना, हो सकता है साफ हो रहा हो सबका सब। जैसे जिसके कर्व आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज की होती है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
ठीक है, सिंपल सिंपल बातें, बड़ा आसान सा सवाल आ गया, बेसिक सवाल आ रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है फ्लोरीन से? डाउन द ग्रुप क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती थी, लेकिन यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन की बढ़ गई। अब बताओ इसका रीजन क्या है? इसका हम लोगों ने लिखा था कॉपी में, नोट्स में। कुछ है क्या यहाँ पर इसमें सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है? वही तो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने वहाँ रखा है कैमरा, इसीलिए लगा दिया हूँ ब्लैक कलर का, सब दिखते रहता है यहाँ से। बताइए अब देखो क्या है, एक चीज तो क्या है आपका, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इसका साइज क्या है, बहुत कम है। क्या फ्लोरीन का साइज बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान के चलो है आपका, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से होंगे, जाहिर सी बात है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और अगर तुम ऐड करोगे तो क्या है, साइज बहुत कम है। क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको ऐड होने से रोके, क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। होनी क्या चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि साइज क्या होता है फ्लोरीन का, बहुत कम हो जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, एक तरह से एक एक्सेप्शन यहाँ बीच में आ गया है, ठीक है। लेकिन रीजन है भाई, हर एक्सेप्शन का रीजन होता, एक्सेप्शन ऐसे फालतू चीज थोड़ी होती है। अब क्या लिखा है, डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द थर्ड पीरियड। आसान है, हो जाएगा ना भाई, पीरियोडिक ट्रेंड। कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, मतलब वो लोग कैसे बिहेव करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा वो लोग बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप 1 वाले कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये लोग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और ये लोग इलेक्ट्रॉन को। तो ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन गेन कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है। ये लोग बनाएंगे कैट आयन, ये लोग क्या बनाएंगे, है ना, ये सब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ट्रांजिशन में एलिमेंट्स को हम लोग चलो ये तो डी ब्लॉक का सवाल है, डी ब्लॉक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये सवाल सॉल्व करेंगे अगले साल। अगला क्या है आपका, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे। केमिकल बिहेवियर का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बता दो भाई, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन है सारे के सारे, पी ब्लॉक में नॉन मेटल है सारे के सारे। ठीक है, केमिकल बिहेवियर। चलो अभी तो होगा, टेस्ट होगा, अभी आएगा मजा। अभी क्या थैंक यू हो गया इसमें, ठीक है, खत्म है ना। तब तक बताओ ये वाला, अभी टाइम है ना भाई, कितना टाइम है थोड़ा बताओ, 3:45। किस्मत मेरी में लाया हूँ लिखवा करके ऊपर से, वो हो गया सब। नहीं तो मेरा बुराई क्यों लिखा है, ये मेरी दिक्कत है ना। अच्छा भी तो कुछ लिखो भाई, कितना इंसान सहेगा, इतना कैसे सहेंगे। चलो अब इसको बंद करने का ट्राई करो।